स्क्रीन शेयर हो गया आप लोगों के साथ? यस जी मैम। मैम। ओके ओके, मिनरल न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे और हमने एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी और फिर हमने देखा कि उसमें कौन से आयंस जो हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन से पैसिवली होते हैं। फिर हमने बात शुरू की थी चैनल्स, कैरियर्स, पंप्स की, और जिनमें से चैनल्स और कैरियर्स मैंने पढ़ा दिए थे और पंप्स मैं आपको पढ़ा रही थी, और पंप्स की ही इंट्रोडक्शन हम आज पढ़ लेते हैं। और इससे रिलेटेड जो मुश्किल बातें होंगी ना, जो ज़्यादा डिटेल वाली हैं, वो फिर इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे जब आप थोड़े ज़्यादा फ्री होंगे। ठीक है, तो चैनल्स आपने देखा था, चैनल की डायग्राम मैंने आपको पोटासियम की दिखाई थी। उसके बाद हमने कैरियर्स के बारे में पढ़ा, और जिनको फैसिलिटेटेड पंप्स भी कहते हैं। और अब हम पंप्स को देखेंगे। पंप्स को शॉर्टली स्पीकिंग यू कैन डिवाइड टू टू कैटेगरीज। एक जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोजेनिक पंप्स, क्योंकि डेफिनेशंस में आपको पढ़ा चुकी हूँ ना, इसलिए मैं इसके ऊपर वो नहीं जा रही। तो एक हम कहते हैं इलेक्ट्रोजेनिक पंप्स और एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप्स। अच्छा, इलेक्ट्रोजेनिक पंप्स कौन से होती हैं और इलेक्ट्रो न्यूट्रल कौन से होते हैं? जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रोजेनिक है ना, इनमें कोई ना कोई आप कह लें कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है वो इजाफा होगा, यानी कि बैलेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अक्रॉस द उस मूवमेंट की वजह से अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो चार्ज है वो सेम रहे। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज ज्यादा चला गया या पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा चला गया, तो कोई ना कोई चार्ज अगर उससे जनरेट हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोजेनिक होगा। इलेक्ट्रो न्यूट्रल क्या होगा? अगर पॉजिटिव आयन अंदर जा रहा है तो नेगेटिव बाहर जा रहा है, अगर नेगेटिव अंदर जा रहा है आ रहा है तो पॉजिटिव बाहर जा रहा है, मतलब बैलेंस हो रहा है। अगर बैलेंस होगा तो उसको हम इलेक्ट्रो न्यूट्रल बोलेंगे, और अगर चार्ज मतलब रहेगा उसकी वजह से ऐड हो रहा है कोई चार्ज, उसको हम इलेक्ट्रोजेनिक बोलेंगे। इसके अलावा पंप्स को आप डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ के आया वो डायरेक्टली एटीपी को यूटिलाइज करते हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं कि वो एटीपी को डायरेक्टली इस्तेमाल ना करें, मतलब जिस टाइम पे वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हो उस टाइम पे डायरेक्टली एटीपी इस्तेमाल ना हो रहा हो, लेकिन वो एटीपी पिछले किसी प्रोसेस में इस्तेमाल हो चुका हो और उस प्रोसेस की वजह से अब ये अपनी मूवमेंट को कर सके। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली इस्तेमाल करें तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अगर इनडायरेक्टली वो एटीपी पे डिपेंड करेगा तो उसको हम कहेंगे कि वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगी, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उनकी तो आपके पास सीधी एग्जांपल्स हैं। आपके पास कैल्शियम की पंप्स हैं, यानी कि एटीपी को खर्च करते हैं। कैल्शियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब होती है तो डायरेक्टली एटीपी को खर्च करती है और कैल्शियम आयन की एंट्री होती है। इसी तरीके से हाइड्रोजन आयन जो है, ये आपने बहुत अब वेल स्टडीड है आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत जगहों पे इसको पढ़ लिया है। एचटीपीएज एंजाइम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, टोरोप्लास्ट में, वो क्या करते हैं? एटीपी को खर्च करते हैं डायरेक्टली और हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट करते हैं फ्रॉम द साइटोसोल टू द सेल वॉल, फ्रॉम द साइटोसोल टू द वैक्यूल। तो ये है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल और पंप्स की एग्जांपल। इसी तरीके से मैं आपको बता रही थी कि अगर चार्ज मूवमेंट होती है तो इलेक्ट्रोजेनिक है, और अगर चार्ज की मूवमेंट मतलब चार्ज बैलेंस रहता है तो इलेक्ट्रो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब बैलेंस है, और जेनिक मतलब कि कोई ना कोई चार्ज जो है वो मौजूद है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल है कि नेट मूवमेंट अगर चार्ज की अक्रॉस द मेम्ब्रेन होती है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोजेनिक है, जिसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है सोडियम पोटासियम का एटीपीएज, जो कि एनिमल सेल्स में पाया जाता है, और ये 3 सोडियम आयंस को पंप आउट करता है फॉर एवरी 2 पोटासियम आयन इन। यानी कि एनिमल सेल्स में जब पोटासियम आयन को इनटेक करना होता है तो इसके लिए सोडियम पोटासियम पंप इस्तेमाल होता है, जो कि 2 पोटासियम आयन को जब अंदर लेकर आएगा मॉलिक्यूल को, तो उसके रिटर्न में उसको 3 सोडियम आयन को बाहर देना पड़ेगा। अब हुआ क्या है, वैसे तो अगर आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज ही अंदर आया और पॉजिटिव चार्ज ही बाहर गया, तो चार्ज के हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क इस तरह से पड़ा है कि 2 चार्ज आए हैं, 2 कैटायन आए हैं और 3 कैटायन बाहर चले गए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से नेट पॉजिटिव चार्ज का जो है वो लॉस हुआ है। दैट इज वाई हम इस पंप को बोलेंगे कि दिस इज इलेक्ट्रोजेनिक पंप। इसी तरीके से इलेक्ट्रो न्यूट्रल की एग्जांपल में क्या है? हाइड्रोजन पोटासियम की एग्जांपल है, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है उसकी कॉस्ट पे पोटासियम आयन की इंटेक होती है। हाइड्रोजन आयन जो है वो आप कह लें कि अंदर आए और पोटासियम आयन जो है वो अगर बाहर उसको भेज दें, पंप आउट करें, तो उसका मतलब है कि वो ये भी एनिमल के सेल्स की एग्जांपल है। तो इन म्यूका सेल्स, म्यूकोसा पंप्स जिनको उनको कहते हैं, एनिमल सेल्स में गैस्ट्रिक म्यूकोसा पंप, जो कि हाइड्रोजन आयन को आउट ऑफ द सेल करते हैं फॉर एवरी इनटेक ऑफ 1 पोटासियम आयन। तो एक ही पॉजिटिव चार्ज बाहर गया और एक ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर आया है, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि दिस वन इज इलेक्ट्रोन्यूट्रल, क्योंकि चार्ज भी सेम रहा है और ओवरऑल जो है वो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम रही है, कोई नेट लॉस या गेन नहीं हुआ अक्रॉस द मेम्ब्रेन।
इसको हम कहेंगे। इसकी तरीकाकार क्या होता है, एक पंप किस तरीके से चार्ज को जो है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है वो करेगा, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि पंप जो है जैसे कि नाम इंडिकेट करता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी करवाते हैं। और तरीकाकार मैंने आपको कैरियर का जब समझाया था तो ही मैंने आपको कहा था कि एक्चुअली ये जो मैं आपको समझा रही हूँ पंप जो कि एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ये काम कर रहे होते हैं। तो तरीकाकार ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, यहाँ पे आप इसके चार्जेस के पीछे देख लें। इस जगह पे जो है ऑलरेडी आपके पास जो है वो एम पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द मेम्ब्रेन ज्यादा है, लेकिन हम चाहते हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी हम मजीद जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बाहर भेज सकें। एक तो ये बच्चे जो है ना एट द एंड ऑफ द, अब लेक्चर खत्म हो जाएगा, ये एंट्रीज देते रहेंगे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम चाह रहे हैं कि ये एम पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम चाह रहे हैं कि ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन हम भिजवा दें। और इसका तरीकाकार क्या होगा, मैंने आपको पहले भी कैरियर की फॉर्म में समझाया था कि फास्फोरस जो है यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होगा, फॉस्फेट जो है यहाँ पे वो इस साइड पे बाइंड करेगा, और फॉस्फेट के बाइंड करने के बाद आपके पास ये जो एम है इसकी जो साइट है वो ओपन हो जाएगी और एम इसके साथ अटैच हो जाएगा। ऑलरेडी एम जो है इस साइड पे कम है और इस साइड पे ज्यादा है, लेकिन हम यही कह रहे हैं ना कि एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी अप मूवमेंट हो रही है, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूवमेंट करवानी है। तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और फर्दर जब ये अटैचमेंट होगी तो उसके बाद कंफर्मेशन चेंजेस होगी और दूसरी साइड से ओपन हो जाएगा। और एम पॉजिटिव आयन जो कि सिंबॉलिकली हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें किसी भी मॉलिक्यूल को जो कि चार्ज है और उसको मूव करवाना है थ्रू पंप, और ये इस तरीके से मूव कर जाएगा। और जब ये मूव कर जाएगा आउटसाइड रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ से फॉस्फेट भी रिलीज होगा। फॉस्फेट रिलीज होगा तो दोबारा से ये अपनी पहली वाली कंफर्मेशन में वापस आ जाएगा एंड रेडी टू ट्रांसफर अनदर आयन और अनदर मॉलिक्यूल जो कि चार्ज फॉर्म में रिस्टोर कर लेगा अपने आप को। अच्छा, उसके बाद मैंने बेटा आपको बताया कि एग्जांपल्स दी हैं, इलेक्ट्रोजेनिक का बताया, इलेक्ट्रोन्यूट्रल का बताया, एक्टिव का बताया, और इसके अलावा प्राइमरी ट्रांसपोर्ट का बताया है, सेकेंडरी का बता रही थी। सेकेंडरी की एग्जांपल आप इस तरीके से ले लें, ऑक्सीजन इसकी बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि वो आप पढ़ चुकी हैं पहले से, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन ऑक्सीजन इससे इस तरीके से बेस्ट है कि आप वो पढ़ चुकी हैं। ऑक्सीजन को जरा रिकॉल करें, ऑक्सीजन की जब मूवमेंट करनी होती थी हमने पैसिव मूवमेंट करनी होती थी, या एक्टिव मूवमेंट भी आप लगा लें। एक्टिव मूवमेंट जब हमने करनी होती थी उसके लिए हम ऑक्सीजन के लिए हमने एक कैरियर इस्तेमाल किया था। वो कैरियर क्या करता था, एक ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की एंट्री करवाता था इनटू द सेल, अगर आपको याद हो, एट द कॉस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन आयन। किसी को याद है, परमीएज उस कैरियर का नाम था, और वो 2 हाइड्रोजन आयन को की इनटेक करता था विद सिम पोर्टर था। अच्छा, इस ये जो पंप्स हैं इनकी आगे जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन के पंप्स हैं इनके आगे दो टाइप्स हैं, उनको हम बोलते हैं सिम पोर्टर्स एंड एंटी पोर्टर्स। ये मैंने वहां पे भी आपको बताया था। सिम पोर्टर का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होना। एंटी पोर्टर्स का मतलब क्या है कि एक चीज आ रही है दूसरी चीज जा रही है। अभी जो मैंने आपको हाइड्रोजन और पोटासियम का बताया था, क्या बताया था एनिमल सेल्स में, मिकोसा सेल्स में, कि हाइड्रोजन बाहर जा रहा होता है, कैल्शियम अंदर, पोटासियम अंदर आ रहा है, तो ये क्या है, एंटीपोटर है। और अगर ये आप कह लें कि इस तरीके से होता है कि हाइड्रोजन भी अंदर आता है, जैसा कि मैं आपको ऑक्सीजन की एग्जांपल दे रही हूँ कि 2 हाइड्रोजन आयन अंदर आ रहे हैं और साथ में एक जो है मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन का अंदर आ रहा है, तो दिस वन इज नॉन एज सिम्पोर्टर। तो ठीक है, ये भी एक और डिफरेंशिएशन है सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में कि वो सिम्पोर्टर्स भी हो सकते हैं और वो एंटीपोर्टर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अभी हम बात करें कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, तो मैं आपको ऑक्सीजन की एग्जांपल समझा रही थी कि ऑक्सीजन में मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको याद हो कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एट द कॉस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन आयन इनसाइड मूव करता है इनटू द सेल। अच्छा, अब बाहिर देखने में ये ऑक्सीजन जो है वो एटीपी को इस्तेमाल नहीं कर रहा ना, क्योंकि वो तो हाइड्रोजन आयन को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आपको तो पता है कि हाइड्रोजन आयन सेल वॉल में गए कैसे हैं, एट द कॉस्ट ऑफ एटीपी वाया एटीपीएज। एटीपीएज ने उनको खर्च की है एटीपी और हाइड्रोजन आयन को मूव करवाया है फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द सेल वॉल। तो सेल वॉल में वो इसीलिए अकोमुलेटेड है क्योंकि एटीपी खर्च हो रहे हैं। अब जो करियर है या जो परमीएज वो जो था करियर जो था सिम्पोर्टर जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, बाहिर देखने में डायरेक्टली एटीपी इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन वो जिस चीज को इस्तेमाल कर रहा है वो पहले से एटीपी खर्च करके वहां पहुंची है, यानी कि हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन का ग्रेडियंट को वो इस्तेमाल कर रहा है। तो क्योंकि वो एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, लिहाजा इस तरह की मूवमेंट को हम बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी जो डायरेक्ट एटीपी इस्तेमाल करेंगे वो हम कहेंगे कि वो पंप्स हैं, और उनको हम कहेंगे कि वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और जो इनडायरेक्टली एटीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एटीपी दिखाई नहीं दे रहा इस्तेमाल होता हुआ वहां पे, लेकिन पहले वो एटीपी इस्तेमाल हुआ है और उसकी कॉस्ट पे कोई ना कोई काम हुआ हुआ है जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है,
उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से ये मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन आयन के बारे में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आयन एक ऐसा, आप कह लें कि ऐसे पंप्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, फंजाई में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। प्लांट्स में ये टोनोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट टोनोप्लास्ट में इनकी जरूरत होती है जब उसने बहुत सारे मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था कि ये जाके वहाँ पे स्टोर हो जाती है, और फिर जब जब भी कैल्शियम की, हाइड्रोजन की इनकी जरूरत होती है तो एक्चुअली बहुत सारे आयंस जो हैं वो वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाते हैं, और फिर जब उनकी जरूरत होती है तो रिलीज हो जाती है इनटू द साइटोसोल। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ये वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाते हैं तो एक किस्म से ये साइटोसोल से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, कंपार्टमेंटलाइज हो चुकी हैं, मेन स्ट्रीम में इनका रोल नहीं रहता, और अगर मेन स्ट्रीम इनकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होती, और लेकिन अगर जरूरत हो तो फौरन से अपने ही वैक्यूल सेल अपने ही वैक्यूल से उनको लेगा और रिलीज कर देगा इनटू द साइटोसोल, और उसके बाद वो वहाँ पे एक्टिविटी में पार्ट लेकर रहेंगे। जैसे कि कैल्शियम की एग्जांपल आपने देखी थी इन केस ऑफ एबीए का, जब सिग्नलिंग मैंने आपको पढ़ाई थी, तो वो क्या करता था, बाहर से भी कैल्शियम को ले रहा था, वैक्यूल से भी कैल्शियम को ट्रिगर करवा रहा था। और अभी आपने सिग्नल ट्रांसडक्शन का चैप्टर पढ़ा है, उसमें भी बहुत डिटेल से बताया हुआ कि किस तरीके से IP3, ये क्वेश्चन भी था क्विज में, कि IP3 जो है वो ट्रिगर करता है कैल्शियम आयन के चैनल को ऑन द टोनोप्लास्ट, जो कि रिलीज करता है स्टोर्ड कैल्शियम को फ्रॉम द वैक्यूल इनटू द साइटोसोल। तो हाइड्रोजन आयन की हम बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन आयन के पास वैरायटी है पंप्स की, कि जिनके जरिए ये मूव कर सकता है। एक तो मैंने आपको बताया ना ATPase, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है और प्लांट्स में टोनोप्लास्ट पे भी पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन के पास एक और पंप भी मौजूद है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट, HPPase के नाम से आप इसको देखेंगे, ये लिटरेचर में पढ़ेंगे, H पॉजिटिव PPase, पायरोफॉस्फेटेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये भी पाया जाता है, और दिस इज आल्सो फाउंड ऑन द वैक्यूल। और लेकिन ये एनर्जी जो है एज कम्पेयर टू HATPase जो है ये कम इस्तेमाल करता है, लेकिन काम इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी डिटेल पे मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको बता दूंगी, कि डिटेल में चले गए तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, पोटेशियम की, कैल्शियम की हमने बात कर ली है, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसकी बेस पे सिम पोर्ट या एंटी पोर्ट क्या होते हैं, और इसी की बेस पे जो चार्ज जो है वो चार्ज का इजाफा या कमी हो तो उसको इलेक्ट्रोजेनिक बोलेंगे, और अगर चार्ज का इजाफा होगा तो हम सॉरी चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा चार्ज को, तो फिर हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रोन्यूट्रल है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका मतलब है ग्रेडियंट इस्तेमाल करती है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन को ग्रेडियंट को आप केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन भी बोलते हैं, डेल्टा न्यू H पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं, PMF प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी कहते हैं, और सिंपली इसको हम डेटा स्मॉल p से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब का मतलब एक ही है, पोटाशियम आयन सॉरी हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट, या आप कह लें कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट, जो कि इसकी मोटिव फोर्स या इसका केमिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल या ग्रेडियंट जो है वो बनाता है, जिसको आप नंबर ऑफ वेज से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनमें से कुछ के नाम जो है मैं यहाँ पे दे भी चुकी हूँ, जो मैं आपको बता रही थी, दिस वन और ये, और इसके बाद PMF, और इसके अलावा ये सिंपली इसको आप ग्रेडियंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो जनरेट होती है, यही फिर प्रोटॉन मोटिव फोर्स अक्सर जगहों पे आपको सिम पोर्ट और एंटी पोर्ट्स में इस्तेमाल होगी, और ये दोनों ही फिर आप कह लें कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स हैं, यानी सिम पोर्ट्स और एंटी पोर्ट्स। अब इनकी मूवमेंट कैसे होती है, और वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, यहाँ पे सिर्फ डायग्राम में आप देख लें। फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि एस को आपने मूव करवाना है, अब आप पहले ये देख लें कि एस की जगह पे कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसके बरक्स हाइड्रोजन आयन की यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी कम है। अब होगा ये कि हाइड्रोजन आयन तो अपनी डाउन द कंसंट्रेशन मूव करेंगे, लेकिन इसके क्योंकि डाउन द कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं वाया द आप कह लें कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो होगा क्या कि एक चीज जो है वो डाउन द कंसंट्रेशन जा रही होगी, यानी कि हाइड्रोजन आयन, और दूसरी चीज जिसको एक्चुअली मूव होना है इनटू द सेल या आउट ऑफ द सेल, वो अप साइड जो है वो कंसंट्रेशन या अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है वो मूव हो रही होगी, जैसे कि हम एस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एस की कंसंट्रेशन यहाँ पे लेस है, यहाँ पे ज्यादा है, और हम चाहते हैं कि एस यहाँ से यहाँ मूव करे, और इसके लिए वो इस्तेमाल करेगा हाइड्रोजन आयन को। अब आप नोट कर लें कि यहाँ पे ये डायरेक्टली ATP को इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन हाइड्रोजन आयन को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पहुंची कैसे है, वो हम पहले ही बता चुके हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ATP की वजह से यहाँ पे पहुंचे हैं। लिहाजा ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है, और यहाँ पे मैं आपको सिम पोर्ट की एग्जांपल समझा रही हूँ कि हाइड्रोजन आयन भी यहाँ पे अटैच होगा
sp यहाँ पे अटैच होगा, और फिर इन दोनों के अटैचमेंट से जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको फॉस्फोराइलेशन के बताया था, एटीपी जो है फॉस्फेट वहाँ पे अटैच करवाएगा, साथ में जो मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, यहाँ पे एस और एच को इस तरीके से आप ले लें, और इनकी कंफर्मेशन फिर चेंज होगी प्रोटीन की, जो कि इसको रिलीज करेगी टू द अदर साइड, और इस तरीके से ये इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रही है एस की, क्योंकि ये अपनी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है, और डिफ्यूजन आप कह रहे हैं किस्म की हो रही है हाइड्रोजन की, और यानी कि वो अपनी डाउन द कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। और ये एग्जांपल जो मैं आपको समझा रही हूँ, दिस इज काइंड ऑफ सिंपोर्ट एग्जांपल, ठीक है। इसी तरीके से एंटीपोर्ट में भी यही सेम सीन होगा, लेकिन इसके अगेंस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दोनों को एक जगह पे रख के एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो एग्जांपल है जिसमें एरोस दोनों एक तरफ है, मैंने आपको बताया कि इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल हाइड्रोजन आयन ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये हाइड्रोजन आयन की और ट्रांसफर होने वाले ट्रांसपोर्ट होने वाले मॉलिक्यूल की डायरेक्शन सेम है, तो दिस वन इज नॉन एज सिम्पोर्ट, और हाइड्रोजन आयन और ट्रांसफर होने वाले या ट्रांसपोर्ट होने वाले मॉलिक्यूल की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो दिस वन इज नॉन एज एंटीपोर्ट। और सिम्पोर्ट की एग्जांपल में आपको पहले से जो बताई हुई है वो है हमारे पास आपकी जो है ऑक्सीजन की एग्जांपल जो है वहाँ यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बेटा मैंने आपको समझा दिया है अबाउट द पंप। पंप की आपने डेफिनेशन देखी, आपने देखा कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक तरीकाकार है, और इसमें फिर आपने देखा कि पंप जो है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करवा सकते हैं, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी इनका रोल होता है, क्योंकि इन्हीं की एक्टिविटी की वजह से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, जिसके कई नाम हैं, जिसको इस्तेमाल करके सेम डायरेक्शन में और एंटी डायरेक्शन में जो है वो मॉलिक्यूल्स आयंस जो है वो मूव कर सकते हैं, और उनको फिर मॉलिक्यूल्स आयन की मूवमेंट अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो हम उनको सेम पोर्ट बोलेंगे, एंटी डायरेक्शन में होगी तो उनको एंटी पोर्ट बोलेंगे, और ओवरऑल इन दोनों को हम कलेक्टिवली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, और अगर एनर्जी जो है वो डायरेक्ट इस्तेमाल हो रही हो तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। अगर इन मूवमेंट से, चाहे वो एंटीपोर्ट है चाहे वो सिम्पोर्ट है, अगर इनकी मूवमेंट से ओवरऑल चार्ज जो है किसी एक तरफ बढ़ रहा है या घट रहा है तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोजेनिक मूवमेंट है, और अगर हम कहेंगे कि इस फर्क नहीं पड़ रहा, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रो न्यूट्रल जो है वो ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन आयन एक खास किस्म के पंप हैं, जो कि इनकी खासियत ये फंजाई में, बैक्टीरिया में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे तो पाया ही जा रहा है, लेकिन प्लांट्स में ये पायरोफॉस्फेट HPPAs की फॉर्म में ये टोनोप्लास्ट में भी मौजूद होता है, और HATPAs भी पायरो जो है प्लांट्स में ये टोनोप्लास्ट में भी मौजूद होता है। काम इनका सेम ही है, हाइड्रोजन आयन को मेन स्ट्रीम यानी कि साइटोसोल से साइड या तो सेल वॉल में मूव करवाना अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद है, और अगर प्लास्ट में मौजूद है HPPAs या HATPAs, तो इनका काम होगा हाइड्रोजन आयन को मूव करवाना साइटोसोल से इनटू द वैक्यूल, ताकि मेन स्ट्रीम से हाइड्रोजन आयन निकल जाए, ताकि पीएच जो है वो आपको पता है वो न्यूट्रल चाहिए होती है साइटोसोल में, और इसके बरक्स जो है सेल वॉल में एसिडिक पीएच चाहिए होती है, जिसको फिर इन पंप्स के जरिए मेंटेन किया जाता है। फंजाई में, प्लांट्स में, शुगर्स में अमाइनो एसिड्स जो हैं और शुगर्स जो हैं, ये इनकी सिम्पोर्ट मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन। मोस्ट ऑफ द आयनिक ग्रेडियंट जो हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द हायर प्लांट्स आर जनरेटेड एंड केमिकल पोटेंशियल की मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आगे उसका मैं आपको भी कर दिया है कि तजावा ने इसको एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोजन आयन के ग्रेडियंट को इस्तेमाल करके हर प्लांट्स में जो है ये शुगर्स की और अमाइनो एसिड्स की मूवमेंट होती है। ये जो मैं बार बार आपको वर्ड यूज कर रही हूँ ना, कैल्शियम का चैनल, कैल्शियम का पंप, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन और पोटासियम का पंप, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स की मूवमेंट के लिए जो कैरियर्स हैं या सिम्पोर्टर्स हैं या एंटीपोर्टर्स हैं, ये सब मैं अब आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिटेल से दिखाऊंगी। इसकी पूरी एक बड़ी डायग्राम है जिसमें ये तमाम चीजें वापस आने वाली हैं, और एक ही जगह पे आपको पूरी एक ही डायग्राम में ये सब चीजें मिलेंगी, जो कि नोट्स अगर आपके पास आ गए हैं, जो कि मैंने पहले कर दिए थे पोस्ट बिफोर द विंटर वेकेशंस, तो आपने देख लिए होंगे, जो कि किसी ने भी नहीं देखे होंगे, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपने देखे होंगे, ठीक है। इस तरीके से बेटा ये दिस वाज ऑल अबाउट पंप। ये लास्ट स्लाइड है आज के लेक्चर की, इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि हम जानते हैं कि पोटासियम के पास चॉइस होती है ना, कि अगर लो कंसंट्रेशन हो तो वो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अंदर आता है, और अगर हाई कंसंट्रेशन हो तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए अंदर आता है। तो कहते हैं ये चीज डिसाइड कौन करता है, तो एक्चुअली अगर आप नोट करें तो पोटासियम को, मैंने वहां पे पहले भी बताया था पोटासियम की मूवमेंट जब हमने पढ़ी थी, कि ये डिपेंड करता है इसकी आप कह लें कि जो नेगेटिव पोटेंशियल पे, ठीक है, नेगेटिव इसका जो आप कह लें कि जो चार्ज होता है, या इफ जो उस टाइम पे उसका जो पोटेंशियल होता है वो डिफाइन करता है कि आया पोटाशियम जो है वो
मूव करेगा, एक्टिवली मूव करेगा या पैसिवली मूव करेगा। तो अगर मोर पॉजिटिव होता है तो ये बाहर को मूव करता है चैनल से, और अगर मोर नेगेटिव होता है तो ये अंदर मूव करता है चैनल से। इनवर्ड रेक्टिफाइंग आउटवर्ड रेक्टिफाइंग को अपने सामने रखते, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो डायरेक्टली एटीपी इस्तेमाल हो रही है ना। अच्छा, अब इनवर्ड कब मूव करेगा, आउटवर्ड कब मूव करेगा, ये डिपेंड करता है उसकी उस टाइम पे नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल पे। और अगर आप इस चीज को और से और करें इस पे, तो आप ये देखें कि ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये जो चार्ज सेपरेशन है, ये एक्चुअली सारी डिपेंड कर रही है हाइड्रोजन आयन पे। क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन साइटोसोल पे ज्यादा होंगी तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो पोटेशियम अंदर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और अगर हाइड्रोजन आयन साइटोसोल में कम होंगे तो वो नेगेटिव चार्ज को प्रमोट करेंगे, या क्लोराइड अगर ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज को प्रमोट करेगा। तो इन टर्न आप कह सकते हैं कि पोटासियम आयन के जो चैनल्स हैं वो भी हाइड्रोजन आयन के इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पे डेवलप के ऊपर बेस करते हैं, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है पोटासियम चैनल्स को भी ओपन या क्लोज करने का। यानी कि वो कब इनवर्ड मूव करेंगे, कब आउटवर्ड रेक्टिफाइंग ओपन होगा, कब इनवर्ड रेक्टिफाइंग ओपन होगा। तो इनडायरेक्टली ये भी हाइड्रोजन आयन के ग्रेडियंट पे ही बेस कर रहा होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट। इंशाल्लाह फिर जैसे मैंने आपको बताया था, एक लुक मैं आपको दे देती हूँ, ये फिर हम कल एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे होता है। ये तमाम जो बातें अभी तक हमने पढ़ी है ना, वो सब के सब इस डायग्राम में। डायग्राम को पढ़ेंगे तो सारी चीजें जो अब तक आपने चैनल्स, कैरियर्स, पंप्स के मुतालिक आपने पढ़ी है, ये इम्पोर्टर्स एंटीपोर्टर्स के मुतालिक पढ़ी, वो सारी यहाँ पे रिकॉल हो जाएगी। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जिनको जाना है नेक्स्ट लेक्चर के लिए वो जा सकते हैं। वैसे तो पहले ही जा चुके होंगे, परमिशन की जरूरत नहीं है। नो मैम, हम इधर ही हैं, बैठे हुए हैं बच्चे। जी मैम यही है। मैम अच्छा हम इधर देख ही लो, बैठे हैं। 56 से जो है 29 पे चले गए, 56 से 29 पे चले गए। झूठ तो मैं भी नहीं बोल रही।